सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार की ओर से दिए गए दिवाली तोहफे की। केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। दिवाली से पहले लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। कई राज्यों में वैट कम करने के बाद कितना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने पर किसने पीएम को घेरा और पेट्रोल डीजल की कीमत पर लोगों का भी मिला जुला रहा रिएक्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दिवाली तोहफा। दिवाली पर केंद्र सरकार ने लोगों को पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये घटाई है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल काफी सस्ता हो गया है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें आज सुबह से लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद कई राज्यों की सरकारों ने भी कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है। असम, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट 7 रुपये घटाने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती के ऐलान के बाद यूपी और उत्तराखंड सरकारों ने भी जनता को बड़ी राहत दी है। दोनों सरकारों ने पेट्रोल पर 7 रुपये और डीजल पर 2 रुपये वैट कम कर दिए हैं। राज्य सरकारों के फैसले के बाद यूपी उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दाम 12 रुपये प्रति लीटर कम हो गए हैं। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद बिहार सरकार ने वैट में सबसे कम कटौती की है। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 1 रुपये 30 पैसे और डीजल पर वैट में 1 रुपये 90 पैसे की कटौती की है। बिहार सरकार के फैसले के बाद राज्य में पेट्रोल 6 रुपये 30 पैसे और डीजल 11 रुपये 90 पैसे सस्ता हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर सरकार को शुक्रिया कहा। नड्डा ने ट्वीट किया, दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के लिए मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। एक्साइज ड्यूटी कम होने से खपत में बढ़ोतरी होगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी मदद मिलेगी। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए राज्यों को पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके इस उत्सव में शामिल होना चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पेट्रोल के दाम 50 रुपये कम करने की मांग की है। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपये घटाने का जो नाटक किया है, इससे कोई राहत नहीं मिलेगी और कुछ दिनों बाद दाम फिर बढ़ा देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि 2021 में सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 28 रुपये और 26 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए, जबकि कम सिर्फ 5 और 10 रुपये किए। सुरजेवाला ने उपचुनाव में मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया। पहले जो है बहुत पब्लिक जो है इसमें रोष में थी कि भाई इस तरह की बात है, दीपावली पे तोहफा मिल गया, इससे अच्छी क्या बात है। जब तक जीएसटी नहीं आएगा ना पेट्रोल पे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी तो कम किया है 5 रुपये, उससे क्या होगा? जितना बढ़ा रहे हो उतना कम कर रहे हो, क्या फायदा? आप चाहते हैं कि जीएसटी के दायरे में लाया जाए? हाँ, जीएसटी के दायरे में लाया। उद्धव ठाकरे जैसी भी दरख्वास्त है कि थोड़े प्राइसेस कम करें। मुंबई में देश में सबसे ज़्यादा प्राइसेस हैं, तो अगर वो कम करेंगे तो नॉर्मल जनता को फ़ायदा होगा। क्रूड ऑयल गिरा था, उन्होंने नहीं गिराया, और जब बढ़ा है इंक्रीज़ करना पे एटलीस्ट पुराने लेवल पे भी ले जाएं तो ठीक होएगा, बट ये कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा। आज धूमधाम से मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व दीपावली। पीएम मोदी किसके साथ आज मनाएंगे दिवाली। अयोध्या में दिवाली की पूर्व संध्या पर रिकॉर्ड दीपोत्सव और अमेरिका में पहली बार दिवाली पर दिया गया सार्वजनिक अवकाश। दिवाली से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 शुभ दीपावली। पूरे देश में आज दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शाम 6:09 से रात 8:04 तक है। दिवाली के दिन घर घर में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कारोबारी भी आज के दिन से ही नए बही खाते शुरू करते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज दिवाली बेहद खास अंदाज में मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह इस बार भी दीपावली देश की सुरक्षा में लगे वीर जवानों के साथ ही मनाएंगे। सूत्रों की माने तो पीएम आज जम्मू के राजौरी पहुंचेंगे, जहां के नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगे। पीएम आज नियंत्रण रेखा की सुरक्षा संभाल रही नौशेरा ब्रिगेड भी जाएंगे। दीपावली के मौके पर रामनगरी अयोध्या को 12 लाख दीपों से सजाया गया। इसमें राम की पौड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। राम जन्मभूमि परिसर में भी 51,000 दिए जलाए गए। दिए को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया गया। दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रही।
यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर हुए लेजर शो ने वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। लेजर शो के जरिए लोगों को पूरी राम कथा दिखाई गई। रंग बिरंगी लाइट से पूरी राम नगरी की खूबसूरती पर चार चांद लग रहे थे। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि अगर अगली कार सेवा होगी तो गोली नहीं चलेगी, राम और कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। पिछली सरकार में ये पैसा कब्रिस्तान की दीवार बनाने में खर्च होता था, लेकिन अब मंदिरों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण पर खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दीपावली की पूर्व संध्या पर गंगा घाट पर विशेष आरती की गई और दीप प्रज्वलित कर सभी को दिवाली की बधाई दी गई। घाट पर जलते दियों के जरिए शुभ दीपावली का संदेश दिया गया। घाटों को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया। दीपावली के मौके पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस ने बुधवार की रात चेकिंग अभियान चलाया, जिसकी कमान सेंट्रल दिल्ली की डीसीपी श्वेता चौहान ने खुद संभाली। इस दौरान गाड़ियों को रोककर चेकिंग की गई। सुरक्षा में कोई चूक न हो, लिहाजा भीड़ वाली जगहों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। यूपी के गोरखपुर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिवाली पर ग्रीन पटाखे लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। प्रदूषण का खतरा कम होने की वजह से ग्रीन पटाखों की डिमांड ज्यादा है। बच्चों के लिए भी ग्रीन पटाखे खतरनाक नहीं होते, लिहाजा ज्यादातर लोग ग्रीन पटाखे ही खरीद रहे हैं। देश भर में दिवाली के मौके पर मशहूर इमारतों को सजाया गया है। दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन इमारतों पर शानदार लाइटिंग की गई। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी इमारतों की खूबसूरती देखने लायक है। कहां के दौरे पर है आर्मी चीफ जनरल नरवणे? अमेरिका के चीन पर गंभीर आरोप। तिहाड़ उगाही मामले में क्या हुआ है बड़ा खुलासा? और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को WHO की मंजूरी। देश भर की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पीएम मोदी के जम्मू जाने से पहले थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जम्मू कश्मीर में LOC के नौशेरा पहुंच चुके हैं। जनरल नरवणे ने राजौरी सेक्टर में LOC के फॉरवर्ड लोकेशन का एरियल सर्वे किया और अग्रिम चौकी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अमेरिका ने कहा है कि चीन सोची समझी रणनीति के मुताबिक भारत के साथ लगी सीमा पर सक्रिय है। चीन LAC पर अपनी विस्तारवादी नीति को और बढ़ाना चाहता है। अमेरिका और भारत के संबंधों को और मजबूत होने में चीन खलल डालना चाहता है। चीन नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका और निकट आए और वो LAC विवाद को लेकर अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट में 99 युवा सैनिक बुधवार को शामिल हो गए। सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ इन युवाओं की पासिंग आउट परेड निकाली गई। परेड की सलामी स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट कर्नल रिंगचेन दोरजे ने ली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थानीय लोगों ने दीपावली पर्व से पहले शहीदों के लिए एक दिया शहीदों के नाम के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने देश को दुश्मनों और असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तिहाड़ जेल में बंद जालसाज सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ की उगाही मामले में बड़े खुलासे के बाद तिहाड़ प्रशासन के कई कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। आरोप है कि तिहाड़ की रोहिणी जेल का पूरा रोस्टर सुकेश खुद तैयार करता था। दिल्ली पुलिस की EOW ने खुलासा किया है कि सुकेश को तिहाड़ की रोहिणी जेल में आराम के लिए पूरा एक बैरक दिया गया था। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने बुधवार को राज्य सरकार से बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए ED को लिखे गए खत जारी करने की मांग की है। उनके मुताबिक बीजेपी सरकार बिटकॉइन घोटाले पर भ्रामक बयान जारी कर रही है। हम मौखिक बयान पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्हें अपना पत्र जांच के लिए ED को सौंपना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बनी कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन को भारत में ही विकसित किया गया है। इसे ICMR और हैदराबाद की भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। WHO के फैसले के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ की है। PMC ने ऐलान किया है कि दीपावली उत्सव की वजह से आज से 7 नवंबर के बीच मुंबई में राज्य सरकार और BMC केंद्रों पर कोई कोरोना वैक्सीनेशन नहीं होगी। BMC ने कहा है कि उसके पास कोरोना वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं और 8 तारीख से वैक्सीनेशन कार्यक्रम फिर शुरू होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिए जलाते हुए किसान स्मृति दिवस मनाया।
समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद की अगुवाई में कार्यकर्ता अलीगढ़ के क्वारसी बाईपास पर लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों की याद में दिए जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिवाली में आतिशबाजी करते वक्त आप भी सावधान रहें। उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में दिवाली से एक दिन पहले कहां लगी आग, कहां पटाखों का बाजार आग में हुआ खाक और लालू यादव फिर इलाज के लिए पटना से दिल्ली पहुंचे। राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कस्बे से बाहर लगाए गए पटाखा बाजार में भीषण आग में पूरा बाजार स्वाहा हो गया। आग लगते ही पटाखा बाजार में लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग बदहवास भागने लगे। कहा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर बाजार लगाने से यह हादसा हुआ। राहत की बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। गाजियाबाद जिले के पांडवनगर की एक फैक्ट्री में कल रात भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां काफी देर तक आग बुझाने में जुटी रही। इस फैक्ट्री में पन्नी और लकड़ी का काम होता था। आग में लाखों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में साज श्रृंगार के गोदाम में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि आतिशबाजी की वजह से गोदाम में आग लगी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर में धमाके के बाद पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में वन विभाग ने आखिरकार 10 दिनों के बाद उत्पात मचाने और एक शख्स की हत्या करने वाले हाथी को पकड़ लिया। यह हाथी पिछले 10 दिनों में करीब 300 किलोमीटर के दायरे में कई गांवों में आतंक मचाता रहा। वन विभाग की टीम ट्रैंक्विलाइज्ड करने के बाद हाथी को ट्रक के जरिए ले गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में दर्ज दूसरी एफआईआर में कल 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रंजीत सिंह और अवतार सिंह हैं। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इससे पहले किसान पक्ष के गुरविंदर और विचित्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। नोएडा के फेज 2 में पुलिस की गिरफ्त से भागने के लिए एक बदमाश ने पुलिस जवान का ही पिस्टल लेकर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश पर कुछ दिन पहले एक वकील की हत्या का आरोप है। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव इलाज के लिए पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं। कल पटना में उनकी अचानक तबीयत खराब होने के बाद लालू पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी के साथ दिल्ली रवाना हो गए थे। दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू अपनी बेटी मीसा के घर पर ही इलाज करवा रहे थे। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी का पर्यटक आनंद उठा रहे हैं, लेकिन आज और कल राज्य के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी से राज्य के कई इलाकों में तापमान 5 से 8 डिग्री तक गिर गया है। कश्मीर, लेह और कारगिल के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान -डिग्री में चला गया है। हैदराबाद में हर साल दिवाली के अगले दिन लगने वाले भैंसों के मेले में इस बार भी एक से बढ़कर एक भैंस देखने को मिलेंगे। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से इसका आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार मेले का आकर्षण किंग और सरताज नाम की भैंस होंगी। साल 2019 में इस मेले में हरियाणा के सरताज भैंस की कीमत 27 करोड़ तक लगी थी। परमाणु समझौते को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की तारीख हुई तय। ईरान ने अमेरिका पर लगाया तेल चोरी का आरोप और अमेरिका ने जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजराइल की मशहूर कंपनी NSO समेत 4 कंपनियों को बैन किया। इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर समझौते को लेकर 29 नवंबर को वियना में बातचीत होगी। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत रुकी हुई थी। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान बातचीत को लेकर गंभीर है तो जल्द न्यूक्लियर समझौते पर मुहर लग सकती है। हालांकि ईरान ने कहा कि बातचीत में शर्तें एक तरफा नहीं हो सकती हैं। ईरान ने अमेरिका पर रोमान सागर में अपने तेल टैंकर को चुराने की कोशिश का आरोप लगाया है। ईरानी मीडिया में दावा किया गया है कि ईरान की सेना ने अमेरिकी सेना की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस टैंकर पर हजारों लीटर कच्चा तेल लदा हुआ था। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका पिछले महीने वियतनाम के टैंकर के जरिए तेल चोरी कर ले जाने की कोशिश कर रहा था।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन उसके अनुमान से भी ज्यादा तेजी से परमाणु हथियारों और उसके ठिकानों का विस्तार कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक चीन अमेरिका के बराबर या उससे अधिक परमाणु हथियार बना लेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 6 साल में चीन के पास 700 परमाणु हथियार होंगे, जबकि 2030 तक इसकी संख्या 1000 से ज्यादा हो सकती है। अमेरिका ने काबुल में 29 अगस्त को किए गए एयर स्ट्राइक को जायज ठहराया है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि जांच में एयर स्ट्राइक में कोई लापरवाही या गलती नहीं पाई गई है। पेंटागन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई जरूरी थी। आतंकी संगठन ISIS को निशाना बनाकर किए गए हमले में 7 बच्चों समेत 9 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका पर सवाल उठे थे। अमेरिका ने खुफिया जानकारी चुराने के आरोप में टेक्नोलॉजी से जुड़ी 4 विदेशी कंपनियों को बैन कर दिया है। बैन की गई कंपनियों में जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजराइल की NSO ग्रुप और कैंडरू भी शामिल है। इसके अलावा रूस की पॉजिटिव टेक्नोलॉजी और सिंगापुर की भी एक कंपनी है। इन कंपनियों पर अमेरिका के अहम दफ्तरों और बड़ी हस्तियों की जासूसी में शामिल होने का आरोप है। रूस जल्द ही अपने नौसेना को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस कर सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण अंतिम दौर में है और इसकी डिलीवरी अगले साल से शुरू हो जाएगी। अमेरिका और चीन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता हासिल कर चुके हैं। अब रूस के ज्यादा ताकतवर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आ जाने से दुनिया की महाशक्तियों के बीच और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। इजराइल और अमेरिका ने सुरक्षा खतरों से निपटने और अपने सैनिकों के बीच बेहतर तालमेल के लिए 2 हफ्ते के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है। इजराइल में शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का आधुनिक युद्धपोत भी हिस्सा ले रहा है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सेनाओं के लिए खास ट्रेनिंग स्टेशन भी चलाया जाएगा। इजराइल ने कहा है कि हम अपनी सैन्य क्षमता और मजबूत करने के लिए ऐसे अभ्यास करते रहते हैं। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी ने कल रियाद में संयुक्त राष्ट्र आतंकरोधी केंद्र के निदेशक डॉक्टर जहांगीर खान से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों के बीच आतंकवाद से निपटने के तरीकों और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदिल अल जुबैर ने भी जहांगीर खान से मुलाकात की। इस बैठक में आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए हर कदम उठाने पर सहमति बनी। इजराइल और फलस्तीन में तनाव के बीच फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बुधवार को रोम में इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से मुलाकात की। फलस्तीन के राष्ट्रपति का इटली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच इजराइल फलस्तीन शांति प्रक्रिया को लेकर भी बातचीत हुई है। इसके साथ दोनों देश के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात हुई। T20 वर्ल्ड कप में कल अफगानिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने पहली बार जीत का स्वाद चखा है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को अभी कई अगर मगर का सामना भी करना है। अफगानिस्तान के खिलाफ मिली बड़ी जीत, बल्लेबाजों ने दिखाई अपनी धमक। आज ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का है मुकाबला और राहुल द्रविड़ बने टीम इंडिया के हेड कोच। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में 2 हार के बाद टीम इंडिया को पहली जीत मिली है। कल खेले गए मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया की सेमीफाइनल में बने रहने की उम्मीद बरकरार है। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में किसी भी टीम का ये सबसे बड़ा स्कोर है। अफगानिस्तान की टीम 7 विकेट पर 144 रन ही बना पाई। अफगानिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बाकी 2 मैचों में भी बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी। भारत को भी स्कॉटलैंड और नामीबिया से खेलना है। इसके अलावा भारत को न्यूजीलैंड के बाकी 2 मैच के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। अगले मैच में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को अगर हरा दिया और भारत बाकी 2 मैच जीतकर अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड से बेहतर रन रेट कर ले तो सेमीफाइनल में पहुँच सकता है। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार जीत की नींव अब ओपनर रोहित शर्मा और KL राहुल ने रखी। दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक पारी खेली। रोहित शर्मा ने मैच 47 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली। रोहित को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि KL राहुल 48 गेंदों में 69 रन बनाए। दोनों ने सिर्फ 86 गेंदों में 140 रनों की साझेदारी की। T20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में बड़े अंतर से जीतने के लिए टीम इंडिया ने बल्लेबाजी क्रम में भी बदलाव किए। रोहित और KL राहुल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला। दोनों ने ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और 22 गेंदों में 63 रन की साझेदारी की, जिसकी बदौलत टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। पांड्या ने 13 गेंदों में नाबाद 35 रन और पंत ने 13 गेंदों में नाबाद 27 रन बनाए।
T20 वर्ल्ड कप में कल खेले गए पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रनों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 172 रन बनाए। स्कॉटलैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर दी, लेकिन स्कॉटलैंड 5 विकेट पर 156 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गप्टिल ने सबसे ज्यादा 93 रन बनाए। गप्टिल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। T20 वर्ल्ड कप में आज पहले मुकाबले में दोपहर 3:30 बजे से ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। ग्रुप 1 में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को किसी भी हाल में आज बड़े अंतर से जीत चाहिए, क्योंकि ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया से ऊपर दक्षिण अफ्रीका है, जिसका रन रेट भी अच्छा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश अभी तक अन्य 4 मैच हार चुका है और वो जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा होना चाहेगा। आज दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। श्रीलंका सुपर 12 स्टेज में अपना आखिरी मैच खेलेगा, जबकि वेस्टइंडीज के लिए धुंधली उम्मीद बची है। अगर वेस्टइंडीज बाकी दोनों मैच बड़े अंतर से जीत जाए और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका अपने मैच हार जाएं, तो विंडीज को मौका मिल सकता है। T20 वर्ल्ड कप में 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पॉइंट टेबल में ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ग्रुप 2 से पाकिस्तान अपने चारों मैच जीतकर 8 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन बाकी 2 टीमों के लिए अभी टक्कर जारी है। ग्रुप 1 से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, जबकि ग्रुप 2 में भारत और न्यूजीलैंड के साथ अफगानिस्तान भी रेस में है। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम के अगले हेड कोच बनाने का ऐलान कर दिया गया है। द्रविड़ मौजूदा हेड कोच रवि शास्त्री की जगह लेंगे। बीसीसीआई ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि द्रविड़ 17 नवंबर से भारत में न्यूजीलैंड के साथ शुरू होने वाली T20 सीरीज से कई जिम्मेदारी संभालेंगे। पारस महाम्बरे को टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बनाया गया है, जबकि विक्रम राठौर बल्लेबाजी कोच बने रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।